नमस्कार। आज हम रूस की एक बहुत बड़ी और अहम हीरा खदान पर बात करेंगे, जुबिली। सुना है ये साखा गणराज्य में है। जी हाँ, बिल्कुल। साका गणराज्य, जिसे याकुतिया भी कहते हैं, वहाँ मिर्निन्स्की जिले में आइखाल शहर के पास है ये। अच्छा, और इसे चला कौन रहा है? कोई बड़ी कंपनी? हाँ, इसे ALROSA चलाती हैं। दुनिया की जानी मानी हीरा कंपनियों में से एक है ये। और ये एक ओपन पिट खदान है, मतलब सतह पर खुली खुदाई होती है। 1990 में शुरू हुई थी। ओके, तो हमारे पास इस पर कुछ लेख और रिसर्च पेपर्स हैं। आज हम इन्हीं के आधार पर मतलब इस खदान को थोड़ा गहराई से समझेंगे। इसके भंडार कितने हैं, उत्पादन क्षमता, इतिहास, हाल में क्या खास मिला है वहाँ, और हाँ, वो भविष्य वाली योजनाएं, खासकर सतह से अंडरग्राउंड जाने वाली बात। बिल्कुल। और शुरुआत अगर इसके साइज से करें तो अंदाजा है कि यहाँ करीब 170.6 मिलियन कैरेट हीरे हो सकते हैं। 170 मिलियन। बाप रे। हाँ, और सालाना करीब 3.6 मिलियन कैरेट निकालने की क्षमता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खदान है सही में। तो चलिए थोड़ा इसके इतिहास में चलते हैं। जी, ये शुरू कैसे हुई? खोज कब हुई इसकी? देखिए, ये जो किम्बरलाइट पाइप है, मतलब वो चट्टान जिसमें हीरे मिलते हैं, इसकी खोज तो 1975 में हो गई थी। अच्छा, 75 में? हाँ, लेकिन वहां से ठीक से मतलब एक सिस्टम से हीरे निकालना 1990 में शुरू हुआ। और एक बात और, 2013 से 2018 के बीच ये अकेली खदान एलारोसा के कुल उत्पादन का लगभग 25% दे रही थी। 25% सिर्फ एक खदान से? बाप रे! मतलब कंपनी तो काफी हद तक इसी पर निर्भर रही होगी उस दौरान। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत अहमियत रखती थी और शायद अब भी रखती है। हाल के उत्पादन के आंकड़े कैसे रहे हैं? क्या ये अब भी उतनी अहम है? उत्पादन में देखिए थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहा है। जैसे 2020 में करीब 6.2 मिलियन कैरेट निकले, 2021 में थोड़ा कम हुआ। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब सिर्फ 9 महीनों में ही रिकॉर्ड 6.57 मिलियन कैरेट निकाल लिए थे। वो उस वक्त एलोसा के कुल उत्पादन का करीब 22% था। 9 महीने में 6.5 मिलियन कैरेट? हाँ जी। तो ये आंकड़े ना सिर्फ खदान की क्षमता दिखाते हैं, बल्कि ये भी कि दुनिया में हीरों की मांग कैसी है, कंपनी के सामने क्या मुश्किलें हैं, ये सब पता चलता है। सही कहा। मतलब ये सिर्फ जमीन से निकले पत्थर नहीं, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हैं। अच्छा, क्या यहाँ सिर्फ बहुत सारे हीरे मिलते हैं या कुछ खास बड़े साइज के हीरे भी मिले हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मिले हैं। कुछ बहुत बड़े हीरे भी मिले हैं यहाँ। जैसे 2013 में एक मिला था 235 कैरेट से भी ज्यादा का। 235 कैरेट? जी। और अक्टूबर 2017 में तो एक कमाल ही हो गया था। अच्छा, क्या हुआ था? एक ही बार में 3 बड़े अच्छी क्वालिटी के हीरे मिले। एक था 82.82 कैरेट का, दूसरा 108.34 कैरेट और तीसरा 163.11 कैरेट का। एक साथ 3 इतने बड़े? हाँ, एक साथ। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा होना बहुत दुर्लभ होता है। साल में शायद 5-10 बार ही ऐसा होता होगा दुनिया भर में। गहराई बढ़ती होगी। मुश्किलें भी आती होंगी। आगे का क्या प्लान है एलरोसा का? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ओपन पिट माइनिंग एक सीमा के बाद महंगी और मुश्किल हो जाती है। इसीलिए एलरोसा अब जुबिली में अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे खुदाई करने की तैयारी कर रही है। अंडरग्राउंड? ये तो बड़ा बदलाव होगा। इसमें तो काफी पैसा और नई तकनीक लगेगी। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 2019 में इसके लिए करीब 72 बिलियन रूबल का बजट रखा गया था। 72 बिलियन रूबल? बहुत बड़ी रकम है ये तो। जी हाँ, ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा और जटिल है। उम्मीद है कि अंडरग्राउंड माइनिंग से उत्पादन 2032 के आसपास शुरू हो पाएगा। 2032 तक? हाँ, और कितना उत्पादन हो पाएगा फिर? अंदाजा है कि सालाना करीब 2.3 मिलियन कैरेट और जमीन के नीचे अभी भी करीब 43 मिलियन कैरेट से ज्यादा के भंडार होने का अनुमान है। तो ये सिर्फ तकनीकी जरूरत नहीं, ये कंपनी की लंबी अवधि की रणनीति है ताकि उत्पादन चलता रहे। समझ गए। और आजकल जो दुनिया में चल रहा है व्यापार पर पाबंदियां वगैरह, उसके हिसाब से तो ये कदम और भी जरूरी हो गया होगा। बिल्कुल, खासकर जब 2024 में एलरोसा का कुल उत्पादन थोड़ा गिरा है, लगभग 4.6%। ये करीब 33 मिलियन कैरेट रहा। इसमें वो जो G7 और यूरोपीय देशों ने रूसी हीरों पर रोक लगाई है, उसका भी असर है। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में जुबिली जैसी बड़ी खदान को अंडरग्राउंड ले जाना कंपनी को 2030 के बाद भी प्रोडक्शन लेवल बनाए रखने में मदद करेगा। तो ये बदलते वैश्विक माहौल का जवाब भी एक तरह से। अच्छा, ये सब तो हुई आर्थिक और तकनीकी बातें। इस खदान का वहाँ के लोगों पर
मतलब स्थानीय स्तर पर क्या असर रहा है? हाँ, वो भी जरूरी पहलू है। देखिए, खदान से मिर्नीन्स्की इलाके में रोजगार तो मिला ही है, और एल्रोसा वहाँ स्थानीय विकास में भी पैसा लगाती रही है, जैसे अस्पताल, स्कूल वगैरह बनाने में। कंपनी कहती है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझती है। और ये जो अंडरग्राउंड माइनिंग होगी, क्या ये पर्यावरण के लिए थोड़ी बेहतर हो सकती है? उम्मीद तो यही की जाती है। अंडरग्राउंड माइनिंग में सतह पर जमीन का कम इस्तेमाल होता है तो कचरा कम निकलता है, और अगर सही तकनीक इस्तेमाल हो तो ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और मजदूरों के लिए ज्यादा सुरक्षित भी हो सकती हैं। तो हाँ, इसे सस्टेनेबल माइनिंग की तरफ एक कदम माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जुबली खदान सिर्फ अपने साइज या हीरों के लिए ही मशहूर नहीं है। ये एक तरह से ये भी दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, कैसे कंपनियां वैश्विक चुनौतियों जैसे प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं और कैसे वो सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हैं। सही कहा आपने, ये कई चीजों का एक मिक्सचर है, एक केस स्टडी की तरह है। ये सब सुनकर एक ख्याल आ रहा है मन में कि जैसे जैसे जमीन के ऊपर के संसाधन कम हो रहे हैं, क्या असली दौलत, असली ताकत अब जमीन की गहराइयों में छुपी है? सोचने वाली बात है। और इन गहराइयों तक पहुंचने की जो दौड़ है, जो तकनीकें हैं, वो आने वाले वक्त में दुनिया की राजनीति और व्यापार को कैसे बदलेंगी, ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है।